कितना इम्पोर्टेंट है सेक्स एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए? चींटी को आपने देखा होगा ग्रुप में ही मिलेगी आपको। कोई भी जानवर पक्षी ज्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं, परिवार के साथ ही रहते हैं। तो ये चीज हमारे साथ भी थी। आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे की एज जिसमें वो मैच्योर्ड इनफ है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए, वो एज क्या होती है? अगर मान करके चलिए कि जब लड़का और लड़की की पेरेंटिंग अलग अलग तरीके से हुई, जैसे कि पहले जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का अवसर महिलाओं को कम मिला। ये कितना बड़ा रीजन है एक फैमिली को तोड़ने के लिए, या कितनी इस तरह की काउंसलिंग्स आपके पास डेली बेसिस पे आती होगी? जैसे कि पहले बच्चे भाग करके शादी कर लेते थे, उनकी डिजायर इतनी ज्यादा होती थी कि वो बगावत पे आ जाते थे। अभी आज की सोसाइटी में बेटा बाप बेटी से बात कर लेता है, बट द थिंग इज दैट कि अपन वो एक परवरिश का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियो का एक और पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं पवन रावत जी, जो एक एडवोकेट हैं, काउंसलर है, जो जानते हैं लोगों की साइकोलॉजी के बारे में, कैसे लोग क्या सोचते हैं, क्या बच्चों को अपन को ट्रीट करना है, कैसे अपन को फैमिलीज को ट्रीट करना है, कैसे वाइफ को ट्रीट करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्स, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं एक ह्यूमन मेंटेलिटी के ऊपर। आज आइए जानते हैं क्या होती है साइकोलॉजी, किस तरीके से वर्क करती है। पवन जी, वेलकम टू कुदरत हाउस। पवन जी, क्या है साइकोलॉजी? अगर हिंदी में इस शब्द को हम संधि विच्छेद करें तो मन का विज्ञान। ह्यूमंस, हम जो इंसान हैं, उनको तीन चीजें हमारे पास हैं। शरीर है, मन है और आत्मा है। और समाज जो है वो हमने बनाया है। तो आज इंसान जो भी है वो मन की वजह से है, जो आपको जिस तरीके का दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने कभी भी मन पर इतना काम नहीं किया शिक्षा के रूप में। जब ये बात शिक्षा की आती है तो शिक्षा में भी इसको मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। जब इंसानों के मनोविज्ञान की बात आती है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे पहलू नजर आते हैं जिसके बारे में हम ज्यादातर अवगत ही नहीं। तो मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है। अगर वो इंसानों का है तो उसे मानव मनोविज्ञान। ऐसा क्या है जो आज तक हर बॉडी को नीड है लेकिन वो डिस्कशन वाली टॉपिक नहीं है, जिसको कोई ओपन डिस्कशन में नहीं लाना चाहता, और वो मेन जड़ है किसी भी प्रॉब्लम की? हम इंसानों की चार तरह की जरूरतें होती हैं। ठीक है। अगर उनमें से कोई एक जरूरत भी कम होती है या उसका अभाव होता है या पूरी नहीं होती तो हमारे मनोविज्ञान पर एक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हम इंसानों के ऊपर एक नकारात्मक या हमारी मन स्थिति को बदलने में वो सहायक होता है। ठीक है। ये चार जरूरतें, पहली है भावनात्मक जरूरतें, दूसरी है शारीरिक जरूरतें, तीसरी है आर्थिक जरूरतें और चौथी है सामाजिक जरूरत। भावनात्मक और शारीरिक जो जरूरतें होती हैं वो जीवन भर हमारे साथ चलती हैं। इमोशनल एंड फिजिकल यू आर टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल। इसमें से जो दो जरूरतें मैंने बताई, भावनात्मक और शारीरिक, यही वे जरूरतें हैं जिसके बारे में लोग पूरी तरह से डिस्कस भी नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते। इसमें से एक जरूरत तो ऐसी है जिसे टैबू की तरह हमारे समाज में देखा जाता है, जिसकी वजह से न जाने कितनी चीजें हमारे देश में हो रही हैं और सबको परेशान कर रही हैं। टैबू इन सेंस, जो आप टैबू की बात करते हो, टैबू इन सेंस जो सबकी रिक्वायरमेंट है लेकिन डिस्कस कोई नहीं करना चाहता। हाँ, जिसको समाज ने मना कर रखा है, इस पे बात ही नहीं होगी, बात ही नहीं होगी। जैसे कि आपने कभी कभी ओशो को सुना होगा, तो वहां पर शारीरिक जरूरतों को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा बात की। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज उसकी बातों को सुनकर के लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये बातें उसने काफी समय पहले कही थी, तब लोगों की समझ में नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मनोविज्ञान है उसका विकास अब थोड़ा तेजी से हो रहा है कि हम अपनी चीजों को साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। व्हेन द बार इज ऑफ योर सोसाइटी, जब सोसाइटी एक बार रेस कर देती है उस मेंटेलिटी के ऊपर, तो न आप उस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पा रहे हो, न वो साइकोलॉजी डेवलप कर पा रहे हो, तो वो एक आपको ब्रेक करने का काम करेगा, आपके रिलेशन ब्रेक करने का काम करेगा, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे देश में पहले शिक्षा का जो स्तर था बहुत कम था। बिल्कुल था। हमारे यहाँ ज्यादातर पुरुष को पहले रखा गया है।
बिल्कुल रखा यानी गया कि पुरुष प्रधान देश। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे देश में पहले महिलाओं को शिक्षा का अवसर भी नहीं मिलता था। ठीक है फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मानसिक विकास हुआ, ठीक है तो जो पेरेंट्स से, जिसमें कि माँ की अगर मैं बात करूं, तो उसने अपने जीवन से प्रेरित होकर के अपनी बेटी को भी पढ़ाया। ठीक है पढ़ने के बाद जब भी कोई शिक्षा लेता है तो उसकी बुद्धि अलग तरीके से काम करती है, वो ठीक है चीज़ों को समझता है। ठीक है अगर मान करके चलिए कि जब लड़का और लड़की की पेरेंटिंग अलग अलग तरीके से हुई, जैसे कि पहले जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का अवसर महिलाओं को कम मिला, कम मिला तो उनका जो जीवन था वो एक दायरे में था, बिल्कुल यानी कि घर की चार दीवारियों में था। बिल्कुल था जब पिछले 30 साल में लड़कियों को भी पढ़ाया गया, बिल्कुल उनको शिक्षा का अवसर मिला, तो आज स्थिति ये है कि वे पुरुषों की श्रेणी में ही आ गई। उनका व्यवहार करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनको चीज़ों को देखने का तरीका आज महिलाओं में पुरुषों की तरह ही है, और ये शिक्षा की वजह से हुआ। तो हालांकि शिक्षा जरूरी थी, और आज हम इसमें कामयाब भी हुए कि हर महिला पढ़ी लिखी है, लेकिन इसके साथ समाज में बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई भी नजर आ रही हैं। तो वो अच्छी है या बुरी देखिए, क्या होता है कि जब समस्याएं बनती हैं तो हम उसके समाधान पे काम ही नहीं करते, हम पहले समस्याओं को इग्नोर करते हैं। अगर मान लीजिए आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक स्त्री और पुरुष दोनों ही शिक्षा के स्तर पर समान हैं, तो एक पुरुष उस स्त्री को समानता के अधिकार तक ला ही नहीं पा रहा। मतलब कि अगर वो शिक्षित है तो वो उसको नहीं पचा पा रहा, यानी कि उसकी तरक्की। क्योंकि जब आप शिक्षा लेते हैं या आप पुरुषों की तरह बाहर निकलते हैं, तो एक बहुत बड़ा फर्क है। पढ़ लिख तो लोगे सोच कहाँ से लाओगे सोच कहाँ से लाओ? तो माँ ने अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग की, या बच्चों में से जैसे बेटी को पढ़ा तो दिया, लेकिन सामाजिक जो मूल्य होते हैं, जैसे कि पुरुष की क्या दायित्व हैं, क्या अधिकार हैं, अब वो तो बहुत पुराने समय से वैसे ही बने हुए हैं बिल्कुल कि एक पति होगा, वो सुबह घर से बाहर जाएगा कमाने के लिए, पैसा कमा के लाएगा, घर में अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा और जीवन यापन करेगा। बिल्कुल लेकिन आज पत्नी भी अगर कमाने जा रही है तो वो पुरुष की तरह व्यवहार नहीं कर रही है। वो ज्यादातर जो कमा कर लाती है या बाहर से जो चीजें कर रही है, उसको वो, जैसे एक पति जो अपना व्यवहार घर के अंदर निभा रहा है, अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, उस तरीके से वो नहीं कर रही है, क्योंकि उसको बचपन से ये चीज नहीं मिली। बचपन से नहीं मिली तो इसको थोड़ा इजी करते हैं आपने चार स्तंभ बताए पहला इमोशनल तो अपन को इमोशनली ही डिस्कस करते हैं आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स क्या कोई लड़का किसी लड़की के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होना क्या किसी लड़की के लिए किसी लड़के का इमोशनली अवेलेबल नहीं होना क्या उन दोनों के लिए उनकी फैमिलीज का इमोशनली अवेलेबल नहीं होना ये कितना बड़ा रीजन है एक फैमिली को तोड़ने के लिए क्या कितनी इस तरह की काउंसलिंग्स आपके पास डेली बेसिस पे आती होगी किसी भी रिश्ते में भावनात्मक परिपक्वता का ना होना, ठीक है वैसे तो इसकी एक एजुकेशन है जिसे हम भावनात्मक इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी, इमोशनल भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा, ना आपने इसको पढ़ा होगा। यही एक सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के अंदर, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे दो भाइयों का हो, दो बहनों का हो, या दोस्त का भी हो सकता है। अगर आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके अंदर नहीं है तो ये रूट कॉज है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में इसके बारे में लोग अवगत ही नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंसी एग्जाम्पल जैसे कि एक बच्चे को जब पिता अथॉरिटिव नेचर से रोकने टोकने या समझाने की कोशिश करता है, तो पिता को लगता है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चलेगा। बिल्कुल लेकिन बच्चे को नहीं पता है कि पिता जिस तरीके से उसके साथ अथॉरिटिव नेचर में बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समझ गया और उसको भी नहीं पता कि मैं किस तरीके से अपने पिता के साथ डील करूं। समझ गया क्यों? क्योंकि भावनात्मक समर्थन बच्चे को बचपन से ही नहीं मिला। हमारे यहाँ प्यार दुलार को अलग तरीके से देखा जाता है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो पहले बहुत बड़ा समारोह किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो बच्चों की परवरिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो जाने अनजाने हुए हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। ये कड़वा है,
ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लोगों को, खास करके पिता वर्ग को तो बहुत बुरा लगेगा। वो एक बच्चे को जन्म दे रहे होते हैं और दोनों को ही नहीं पता होता है कि वो बच्चा कब जन्म लेगा और उसका भविष्य क्या होगा। अगर मैं अपने ही देश की बात करूं तो हमारे देश में राम का जब जन्म हुआ था तो पहले से तय था कि इसको क्या करना है। कृष्ण का जन्म हुआ था तो पहले से तय था कि इसको क्या करना है। लेकिन आज अरबों खरबों लोग हैं, किसी माँ बाप को नहीं पता कि बच्चे को क्या करना है। तो ये अजीब सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा विषय है, अगर हम इसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली लोगों के सामने पहुंचाएं तो शायद हो सकता है कड़ी के माध्यम से वो चीज़ को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिस पे किसी ने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। बिल्कुल, भगवत गीता पढ़े तो उसमें ये है, रामचरितमानस पढ़े तो उसमें ये है। आपने देखा होगा कि कैसे एक राम और भरत और लक्ष्मण और चारों भाइयों में प्रेम था, जहां पे कहीं पे भी आपको भावना के स्तर पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, हर जगह भावनात्मक समर्थन। अगर बड़े भाई को पता है कि छोटे भाई के साथ क्या करना है तो उनके रिश्ते जीवन भर सम्माननीय रहेंगे। अगर बड़ा है तो बड़प्पन होना चाहिए, छोटा है तो आदर सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही अगर वो छोटा है तो उसको भी सम्मान का अधिकार है। जैसे एक बच्चा है, ज्यादातर बच्चे के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे उसे वो प्यार मिलना कम हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा शादी समारोह में जैसे समारोह होते हैं वैसे ही बच्चे के जन्म पे भी होते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बेटा पैदा होता है तो बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं और लोगों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। लेकिन उस बच्चे की अगर हम बात करें जो जीवन में आ गया है, अब उसके साथ क्या करना है। ऐसे ही जब शादियां होती हैं तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत, हर चीज को देखते हैं, लेकिन मानव मनोविज्ञान को नजरअंदाज किया जाता है जो जीवन भर साथ चलता है। मान लीजिए किसी का बचपन में गुस्सीली प्रवृत्ति बनी, हर बात पे गुस्सा करता है, और बचपन में जब बच्चा गुस्सा करता है तो माँ बाप हंसते हैं, हमारा बच्चा गुस्सीला सा है, या मारते हैं, या मारते होंगे। ये तो ज्यादातर 3 साल तक के बच्चे पे तो उल्टा प्यार ही करते हैं। अगर बच्चा 3 साल का पापा को एक थप्पड़ मार रहा है तो वो हंसी और मजाक में लेते हैं। तो उस समय अगर उसको माँ बाप को पता हो कि बच्चे की पेरेंटिंग किस तरीके से करनी है, कि साइकोलॉजी क्या है, एक कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या होती है, तो शायद वो एक सही उम्र से ही उस पर फोकस करेंगे। आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे की एज जिसमें वो मैच्योर्ड इनफ है किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए, वो एज क्या होती है? 3 साल तक का जो बच्चा है, जब बच्चा पैदा होता है 3 साल तक लगभग उसके अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सी चीजें बन जाती हैं। जैसे कि एक माँ है, बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को भूख लगी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो किन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए रोता है, यानी कि रो करके वो अपनी जरूरतों को कहता है। तो जब बच्चा रोता है तो माँ उसको फीडिंग कराती है, उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। अगर वो माँ सही समय पे उसको फीडिंग देती है, उसकी जरूरत को पूरा करती है, तो वो बच्चा धैर्यवान भी हो सकता है। उसको पता लग गया रोने से चीज मिल रही है। 3 साल तक का बच्चा रो करके या जिद करके अपनी चीजों को मनवाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है। और बच्चे के लिए मानसिक विकास को समझना या भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझना, उसकी एज क्या होगी ये निर्भर करता है माँ बाप के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी स्थिति असामान्य है, क्योंकि यहाँ पे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो शिक्षा है वो माँ बाप को पहले चाहिए। अगर माँ बाप में ये चीज होगी तो बच्चे में डेवलप होगी। अगर हम अपने देश में देखें तो 3 तरह की पीढ़ियां हैं, और तीनों ही पीढ़ियां ऐसी हैं जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ जानती ही नहीं है, या ये कहें कि एक उम्र निकल जाने के बाद उनके अंदर ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता आती है। जैसे कि कभी किसी ने धोखा दिया, ठीक है, या आपने ही किसी को धोखा दिया और फिर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कुछ महसूस करते हो। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को हम खो देते हैं, तब हमें याद आता है जब अकेले होते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं। यानी कि इमोशंस के बारे में जानना, पहचानना, उनको मैनेज करना, ये ये एक एजुकेशन है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति एक ऐसे समय में शिक्षित हो पाता है अपने अनुभव से, जब वो रिश्तों को या तो तोड़ देता है या जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटित होती है। कि मरे की कीमत जिंदा से ज्यादा की है। बिल्कुल क्योंकि आदमी जा चुका, अब तुम उसके बारे में सोचते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जब भी कोई इंसान मर जाता है उसके बाद शायद ही किसी के मुंह से उसके लिए कोई बुराई निकले।
आप हमेशा ये कहोगे कुछ उसका ढूंढ करके अच्छा वाला व्यक्ति तो उसके जिंदा रहते ढूंढ लेते। जिंदा रहते हुए जब हमारे रिश्तों में कड़वाहट आती है तो हमें वो बुरी चीजें ही नजर आती हैं। अच्छी चीजें नजर नहीं आएगी। काउंसलिंग में हमारा काम पहला ये भी रहता है कि अगर पत्नी को पति में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। हर में होगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल है, आप सही कह रहे हो। 10 में से 5 चीजें जो बुरी होती है ना, नकारात्मक, उसका प्रभाव हमारे मनोविज्ञान पे बहुत ज्यादा होता है। तो जब वो बड़े होते हैं तो क्या वो नेगेटिविटी के सराउंडिंग्स में है? दैट्स द रीजन कि वो सबसे पहले नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर जब कोई समस्या आती है ना बच्चे को, तो या तो बचपन में ही वो अपने माँ बाप से सीखता है कि वो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा, पिता को जब गुस्सा आता है तो वो किस पे निकालता है? पिता को अगर गुस्सा आता है तो वो माँ पे निकालता है। हाँ। बच्चा ये सब देख रहा होता है। बिल्कुल करेक्ट। पिता के जाने के बाद माँ जो होती है वो बच्चे पे गुस्सा निकालती है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि बच्चे ने ये पैटर्न घर से सीखा हो, और जब वो बाहर की दुनिया में जाता है तो वो इसी तरीके से चीजें करता है। जब उसकी शादी होती है तो वो देखता है कि मेरे पिता जब दिन भर काम करके आते थे तो शाम को वो घर आकर के माँ पे गुस्सा करते थे। वो भी दिन भर काम करके आया, शाम को पत्नी से कोई बात हुई तो सॉल्यूशन उसके पास नहीं है, वो सिर्फ गुस्सा करता है। कि अगर मैंने बच्चे को बता दिया कि झूठ को सच बोलते हैं और सच को झूठ बोलते हैं, तो उसकी नजरों में तो वही सच को झूठ और झूठ को सच बोलना है। देखिए, वैसे तो माँ बाप कोशिश तो यही कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। माँ बाप ने बाहर की दुनिया देखी और वहां से कुछ चीजें वो लेकर के आया कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है। वही चीज वो बच्चे को बता रहा है। ठीक है। अब वो बट गया, वो बड़ा हुआ, कंफ्यूजन में चला गया। बाहर की दुनिया में तो जाएगा, बाहर की दुनिया संपर्क में तो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा। बिल्कुल। उनके पिता को पहले से पता था कि ये कुछ ऐसा करेगा, बिल्कुल। तो वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। अचानक रात को उन्होंने किसी को मरते हुए देख लिया। पहली बार उनको ये पता चला कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तब जाकर के वो बुद्ध बन पाए। मतलब कि जैसे आप बोल रहे हो कि हम उस चीज के बारे में बता ही नहीं, लेकिन आप दुनिया के संपर्क में आएंगे। डेस्टिनी को तो आप कहीं नहीं। हाँ, अच्छा हुआ आपने ये बात कही। पिछले कई सालों से हर पिता बाहर की दुनिया को देखता है, माँ भी बाहर की दुनिया को देखती है और बच्चों के साथ वैसे ही डील करती है। बहुत बढ़िया। अब इससे हो क्या रहा है? पहले से एक धारणा बनी गई हर चीज के बारे में। पुलिस वाला है, दोस्ती मत करना। वकील है, झूठ बोलता होगा। डॉक्टर है, भगवान का रूप है। आज भी अगर हम किसी को जज करने की कोशिश करते हैं तो पहले उसका हुलिया देखते हैं, क्या पहना है, क्या है। और पता नहीं जाने किसने ये बोला कि जूते देखो पहले। बिल्कुल। अरे भाई, जूते से कैसे पहचान होती है, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब समाज में सब 50 साल 100 साल गुजर गए। जैसे मान लीजिए मैं 50 साल तक की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने 50 साल तक के लोगों को देखा है, उनको जीवन को देखा है। 50 साल पहले मैं नहीं था, कुछ चीजें सुनी तो विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं। राम के बारे में सुना है, पढ़ा है, रामचरित रामायण है, तो हमने उनके चरित्र को जाना, तभी तो हम समझ पा रहे हैं कि एक मनुष्य ऐसा भी था। लेकिन आज क्यों नहीं है? तो वो है हमारी एजुकेशन। और एजुकेशन स्टार्ट होती है परिवार से। तो राम परिवार में रहे, फिर उसके बाद एक सही उम्र में, मान करके चलिए वो 8 या 10 साल की उम्र में जंगल में चले गए अपने गुरु के साथ। और जब वो 18 साल के हुए तब तक उन्होंने शिक्षा ले ली, और शिक्षा ऐसी ली है वो सबको पता है। जो शिक्षा उन्होंने ली है वो सांसारिक जीवन और अध्यात्म दोनों के लिए है। तो वो रिश्ते में भी सही है, वो अपने कर्तव्य को निभाने में भी सही है, वो मर्यादा में रहते हैं। जैसे लिमिटेशंस, हमने भी, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपको यही तो सिखाया, मर्यादा में रहना। मर्यादा में रहना क्यों सिखाया? अब उसमें आ जाती है लिमिटेशन, मर्यादा। बच्चे को बोला कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना। ये क्या है? ये मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। लेकिन उन्होंने जो लिमिटेशंस बनाई है वो इतने साल अकॉर्डिंग बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो फिट नहीं बैठती। वो ऐसी चीजें हैं जैसे कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी कि कुछ चीजों को टैबू की तरह देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है। अब इतिहास में कुछ चीजें ऐसी हो गई। भाई, राम और सीता की कहानी लें तो सीता जी का हरण हुआ था। इतना कोई बेवकूफ नहीं है, सीधी सीधी तो कोई बात करेगा नहीं, हरण क्यों हुआ था? सीता सुंदर होगी, राम की पत्नी है, तो आप सोच सकते हो कैसी होंगी। और जिसने रामायण पढ़ी है तो जो बालकांड है ना, उसमें उनका पूरा चित्रण किया है। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पहला जो बालकांड है ना, उसी में ही ये सब चीजें आती हैं कि सीता कैसी थी, राम का रूप कैसा था। अगर आप उसको पढ़ोगे तो हर कोई
मोहित हो सकता है, जिस तरीके से तुलसीदास जी ने उसको लिखा है। अब सोचो कि रावण ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, ऐसा ही किया होगा। लेकिन उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि जब तक स्त्री मन से किसी को स्वीकार कर लेती है, मन की शक्ति, मन की शक्ति। भाई आज ऐसा नहीं है। आज किसी की पत्नी को कोई बहुत ताकतवर इंसान उठा ले जाए तो मुझे नहीं लगता वो कोर्ट कचहरी जाएगा, अगर उसको पता है कि ताकतवर है। भाई रावण भी तो ऐसा ही तो था, वो तो बहुत बड़ा राक्षस था। अगर यही इलाके का कोई बहुत बड़ा गुंडा या बदमाश या ताकतवर व्यक्ति अगर उसको उठा ले जाए तो वो क्या प्रयास करेगा? वो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रयास कर पाएगा। तो हालांकि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते उससे, आज की स्थितियां अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की जो परवरिश है वो उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से राम की हुई। और वही एजुकेशन कोशिश तो हमने भी की है, हमारे बुजुर्गों ने भी की है। मर्यादाओं में रहना, लिमिटेशंस में रहना, बड़ों का सम्मान करना, बड़े भाई छोटे भाई में पूरे परिवार को साथ में लेकर के चलना, पति की आवश्यकताएं पूरी करना, हमारे संस्कार तो ऐसे ही रहे हैं। हमारे भारत की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों की जो परवरिश है वो हमारे बुजुर्गों ने कॉन्शियसली नहीं की, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये जाने अनजाने हुआ। इमोशन तो ऐसी चीज है कि वो मेरे अलग होंगे, आपके अलग होंगे, कहीं ना कहीं तो वो तो रहने हैं। कितना इम्पोर्टेंट है सेक्स एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए? हम इंडियंस जब से ही इंटीमेसी की बात करते हैं तो सबको लगता है सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी, जबकि देखा जाए तो 5 तरह की या 7 तरह की इंटीमेसी होती है। ठीक है। एक होती है इंटेलेक्चुअल, जैसे किसी के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भावनात्मक जरूरतों में आ जाता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है किसी का साथ पसंद है, ठीक है। वो अवेलेबल भी रहे, तो ये शारीरिक जरूरतों में भी आ सकता है, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी में भी मतलब आता किसी है। के साथ रहना। हाँ मतलब आपको किसी के साथ पसंद है, किसी के साथ हैंग आउट हाँ पसंद है, किसी के साथ घूमना फिरना पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी तरह की इंटीमेसी की मैं बात करूं तो स्पेचुलेटिव इंटीमेसी। इसमें जैसे कि एक 25 साल का युवा है या युवती है, उसके रिश्ते किसी दुगनी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ हैं। ओके। तो एक आध्यात्मिक इंटीमेसी भी होती है जो इस तरीके से होती है, जिसे आज हम जब देखते हैं तो अलग तरीके से बयां करते हैं। तो एक होती है इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। तो ठीक है। मैंने आपको 5-6 तरह की इंटीमेसी के बारे में बताया। आपने जो प्रश्न किया है वो है सेक्स के बारे में। बिल्कुल। देखिए, जब हम इंसान बने होंगे तो हमारी जो जरूरतें हैं जो मैंने आपको बताई, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, तो उस समय जब हम इस धरती पे आए तो आर्थिक तो कुछ था नहीं। सामाजिक हो सकता है, जैसे चींटी को आपने देखा होगा ग्रुप में ही मिलेगी आपको। बिल्कुल। कोई भी जानवर, पक्षी ज्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं, परिवार के साथ ही रहते हैं। तो ये चीज हमारे साथ भी थी, लेकिन ठीक है। हमारे पास इंटेलिजेंसी आई। ठीक है। और इंटेलिजेंसी आई तो हमने कुछ खास अच्छी चीजें नहीं की। नहीं करें। पहले तो हमने अपनी शारीरिक जरूरतों को देखें तो उसमें पहली जरूरत है शारीरिक जरूरत भोजन, भोजन। और दूसरी है सुरक्षा। सुरक्षा। उसके बाद फिर कोई और शारीरिक जरूरत आती है। तो हम इंसानों ने इतनी प्रगति कर ली, हमने इतना सब कुछ बना डाला कि आज हमें 2 वक्त का खाना ऐसे ही मिल जाता है। बिल्कुल। तो हमारी शारीरिक जरूरत तो खत्म हो गई, खत्म हो गई। जिसके लिए हम एक दूसरे को मार देते थे। डन। फिर उसके बाद आती है खुद की सुरक्षा। तो हाँ, आज हम बहुत अच्छे घरों में रहते हैं। अब जो तीसरी है वो है सेक्सुअलिटी। तो आदमी के पास घूम फिर के काम ही नहीं बचा कुछ। बिल्कुल। जब आपकी भूख लग रही हो, आपको खाना नहीं हो, तो क्या आपकी सेक्स करने की इच्छा होगी? नहीं होगी। अगर बाहर धूप है, गर्मी है या बहुत तेज तूफान आ रहा है और तो क्या आपकी सेक्स करने की इच्छा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। जब आपका पेट भरा है, आर्थिक स्थितियां आपकी मजबूत हैं, सब कुछ है, 2 वक्त का खाना बहुत आराम से मिल रहा है, तो फिर आपने देखा होगा बलात्कार भी होते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें तो अपराध करके ही पूरी होती है ना। कोई व्यक्ति है, ड्राइवर है, घर से दूर है, शारीरिक जरूरत है उसकी, तो वो बलात्कार भी कर देता है। और जी, इसी से ही वेश्यावृत्ति बनी, कमाने का जरिया भी बना। पति पत्नी है तो ये एक व्यवस्थित तरीका है अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने का। आप एक समाज में एक लड़की देखते हैं, सही तरीके से शादी करते हैं, नहीं तो एक स्त्री के लिए इस पृथ्वी पे रहना बहुत मुश्किल था। अगर मैं फिर से पीछे जाऊं, क्योंकि एक स्त्री ही आदमी को जन्म देती है। तो आपने देखा होगा पुराने जितने भी मंदिर मिलेंगे वो माताओं के मिलेंगे, हाथ में छुरा, चाकू, तलवार, ये सब।
तो उस समय पिता नहीं था, उस समय माँ थी, फिर व्यवस्था बनी और पुरुष ने बड़ी ही तरीके से अपने आप को ऊपर रखा। लेकिन आपने देखा होगा कि पति पत्नी की जब समस्याएं सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हर कोई पत्नी के बारे में जब बात करता है तो ये कहता है कि औरत को कोई नहीं समझ सकता, कहता है ना, बिल्कुल। और इसके पंगे मत लेना, पत्नी पीड़ित होगा होगा क्योंकि वो जन्म देने वाली वो है, आप उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। उसके पास हर तरीके आते हैं आपको परेशान करने के, आपको प्यार करने के, मतलब परेशान करने के भी और प्यार करने के भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फिर पीछे जाऊं तो एक स्त्री को देवी के रूप में पूछा जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज वैसी स्थितियां नहीं है क्योंकि ये स्थितियां हमने बनाई हैं। ये स्थितियां हमने इसलिए बनाई हैं ताकि हम इंसान एक व्यवस्थित तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करें। शास्त्र क्यों है, वेद क्यों है, ये सब कुछ मानव मनोविज्ञान की वजह से है। वेस्टर्न कंट्रीज में मनोविज्ञान का बहुत प्रचार हुआ, उस पर शोध हुए, अध्ययन हुए, लेकिन भारत में बहुत कम हुए। इस मनोविज्ञान की वजह से हमारे यहाँ शास्त्रों का निर्माण हुआ, वेदों का निर्माण हुआ है। रामचरितमानस इसलिए रखी है घर में ताकि बच्चों के चरित्र का निर्माण राम की तरह हो, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें उनका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसमें राम का चरित्र बताया गया है कि आप उनको आदर्श मानो और ऐसे अपने जीवन को बनाओ। लेकिन अगर उस शिक्षा के बारे में हमें पता हो जो राम ने शिक्षा ली तो शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता। अब कृष्ण की बात करो तो थोड़ा सा चेंज नजर आता है। कृष्ण के समय में अलग चीजें थी, उन्होंने दो शिक्षाएं ली राम ने, आध्यात्मिक और सांसारिक। लेकिन कृष्ण ने तो जाने कई तरह की शिक्षाएं ली थी। वो राजनीति में भी निपुण थे, अध्यात्म में तो थे ही थे, सांसारिक जीवन में भी थे। वो 16 कलाओं के मालिक थे, राम 8 के थे। तो ये फर्क है क्योंकि उनके आते आते समाज, हमारा जो दुनिया है वो अलग तरीके की थी। तो उस समय कृष्ण की जरूरत थी, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने जीवन को प्रदर्शित किया जो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह भगवत कथा के समारोह होते हैं, वो उसको कहते हैं भगवत कथा संगीत में यज्ञ। लेकिन ये कृष्ण ने नहीं कही थी। ये भगवत कथा जो होती है उसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वो कैसे पैदा हुए, वो उन्होंने कैसे दुर्योधन और पांडवों के बीच की समस्याओं को हल किया, या भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं, या उनके विवाह के बारे में बताते हैं। लेकिन कहीं पर भी जो कृष्ण ने भगवत गीता का जो उपदेश दिया उसके बारे में कोई बात नहीं होती। और ये समारोह बड़े धूमधाम से, भारी भरकम खर्च इन पर होता है, लेकिन अगर कृष्ण ने जो कहा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ईश्वर हैं उन्होंने हमें पहले से ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने ही उसको सही तरीके से लिया नहीं, या मैं ये कहूँ किसी ने बताया नहीं। तो हम फिर से वहीं आते हैं कि हमारी शारीरिक जरूरतें। तो आज हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं कि अब हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज फंस गई है, और वो है हमारी सेक्सुअलिटी, सेक्स करने की इच्छा। ये इच्छा हमारे दिमाग में बैठ गई है। अगर मैं इस बात को किसी जानवर से कंपेयर करूं तो आप देखेंगे कि वो विशेष मौसम में ही सेक्स करता है। जैसे आप डॉग को देख सकते हैं, बाकी पक्षी को शायद देखने का किसी को मौका ही नहीं मिले, या अचानक आपने देखा हो तो आप तय नहीं कर सकते ये कौन से मौसम में है। लेकिन डॉग के बारे में सभी जानते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपको डॉग चारों तरफ मिलेंगे और आप समझ जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसके बारे में सभी जानते हैं। ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है कि हमारी शारीरिक इच्छा जिसे हम सेक्स के नाम से पुकार रहे हैं बार बार, वो कब हमारे अंदर पैदा होती है, वो कब चली जाती है। अगर ये जरूरत पूरी नहीं होती, जैसे कि किसी को भोजन पूरा नहीं मिला तो उसकी भूख अधूरी रह गई। अब मान लीजिए आप 14 साल के हैं और ये इच्छा 14 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और हर बच्चा जो भी 14 साल का है वो छुप के हस्त मैथुन करता है।
ऐसा नहीं है कि किसी पिता को नहीं पता हो, ऐसा नहीं है किसी माँ को नहीं पता हो। सब इसको गलत भी मानते हैं, लेकिन एक पिता अपने बच्चे को एजुकेट नहीं कर सकता। सोचो आप, एक 14 साल का बच्चा, अब इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से और बोलूं बेटी के लिए, तो उसके भी एज फैक्टर है, एक हार्मोन चेंज होते हैं, उसके पीरियड्स आते हैं। हमारे देश में उन बेटियों को भी किसी ने नहीं समझाया या नहीं समझा या उनको कन्वे नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ चीज जो हम टैबू की तरह मानते हैं, सबसे टॉप यही है सेक्स। जी। मैं एक वकील हूं, तो मेरे पास पिछले कई सालों से तलाक के मामले आते कितने % सेक्स के होते हैं? हैं। 80% मामलों में सेक्स के बारे में बात होती है। 80% डिवोर्सेस इज ऑन सेक्स। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसको अगर मैं बताऊं 80% बता रहा हूं तो आप चौंक रहे हो, ये ज्यादा भी हो सकता है। जरूरतें 4 हैं। आप न्यायालय में जाएंगे तो आप वहां ड्राफ्ट पढ़ना, आप कोई एक फाइल उठा लेना रैंडमली, और फिर उसमें देखना ये 4 जरूरतें ही मिलेंगी आपको, कि वो मेरे से बात नहीं करता था। इमोशनली नहीं है। हाँ, उसके बारे में वैसे कम बात करते क्योंकि जानते नहीं है। मतलब भावनात्मक बात नहीं जरूरतों करता तो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, है, लेकिन but- इसके बारे में जानता नहीं है कोई। समझ गया, ठीक है। लेकिन जैसी सेक्स की बात आती है कि वो सेक्स ही नहीं करता, तो इस पर ज्यादा गौर किया जाता है, और ये तलाक का आधार भी है, और ये मानव जीवन के लिए जरूरी भी है। 4 तरह की इंटीमेसी है, 4 तरह की ये जरूरतें हैं। फाइनेंशियल जो जरूरत है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि लड़कियां भी क्योंकि पढ़ने सब लिखी, कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली तो आपकी रिक्वायरमेंट तो फाइनेंशियली जब आप मजबूत हो, इसीलिए तो एक स्त्री पुरुष के बराबर में बैठी हुई है, और हमारा कानून भी इसकी इजाजत देता है। मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही जी एंड आई नीड अ डिवोर्स। बिल्कुल। जब मैं अपनी पत्नी से एक प्रॉपर सेक्स की बात नहीं कर सकता, या वो मुझसे नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सम एजुकेशन इशू जो हमको शुरू से अभी तक पढ़ाए गए। एक बाप अपने बेटे को नहीं समझा सकता, एक माँ अपनी बेटी को नहीं समझा सकती। इनफैक्ट अभी आज की सोसाइटी में बेटा बाप बेटी से बात कर लेता है, बट द थिंग इज दैट कि अपन वो एक परवरिश का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ बच्चों की जो पेरेंटिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा और बेटी की जो परवरिश हुई वो अलग अलग तरीके से हुई। बिल्कुल हुई है। हमारे देश में जब भी सेक्स की बात आती है तो कोई भी बात नहीं करता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बेटा और बेटी की जो परवरिश है वो अलग अलग तरीके से हुई, जिसमें कि लड़का बाहर की दुनिया में रहता था और उसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती थी। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बोला कि अगर हम बच्चे को वो ज्ञान ही ना दें तो क्या होगा, तो ये वही चीज़ है। अगर मैं 50 साल की बात करूं तो हमारे घरों में कहीं पर भी अश्लील साहित्य देखने को नहीं मिलता था। लड़के ही उसे बाहर की दुनिया में जाकर के देखते थे, एक्सप्लोर कर पाते थे। बिल्कुल। आपने देखा होगा कॉलेजेस में या जब वीडियो कैसेट्स वगैरह आए या फिल्मों पे ये चीज़ दिखाने लगी तो ज़्यादातर युवा इस चीज़ की तरफ बढ़े। लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनकी पेरेंटिंग थोड़ी अलग हुई। उनको कहीं ज़्यादा तक समय तक ना जाने देने की आज़ादी भी नहीं थी, फिल्में वो देखने जाती नहीं थी, लेकिन लड़के इसका इस्तेमाल कर लेते थे और घर में भी अश्लील साहित्य कोई रखता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदली हैं, आज अगर हम बात करें तो आज ये समस्या सबसे ज्यादा है। और पुरुषों के साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि 14 साल की उम्र में एक लड़का हस्तमैथुन करता है, तो उसके पास एजुकेशन नहीं थी, उसने इस जरूरत को गलत तरीके से पूरा किया। और जैसे ही जब उसकी शादी होती है तो बेटी की बात करें तो वो इस बारे में कुछ नहीं जानती नहीं है। जानती ही नहीं है। और उसको जब भी कोई किसी ने गाइड किया होगा तो कैसा किया होगा आप सोच करके देखो। मुझे लगता है कि उसको कोई मिला ही नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा उसके हम उम्र के लोग देखें तो वो भी ऐसी स्थिति में थे। लेकिन आज हमारे पास मोबाइल है, आज लोग अवेयर हो रहे हैं। वैसे तो सेक्स एजुकेशन हमारे देश में लागू की गई थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई। अगर आप पढ़े हों, अगर आपने साइंस भी पढ़ी होगी, तो आपका जो टीचर है वो उस टॉपिक पे क्लास में ही नहीं आता था। रिप्रोडक्शन का भी हमने बिल्कुल एग्री। अब आप सोच करके देखो कि ये कितना बड़ा एक टैबू है कि हम पेड़ पत्तों के प्रजनन के बारे में भी नहीं पढ़ पाए। आप सोच करके देखो कि हम इंसानों ने इसको किस तरीके से देखा। अगर मैं मानव मनोविज्ञान की बात करूं तो सेक्स एक ऐसी चीज है जो आज ज्यादातर युवाओं के दिमाग में फंसा हुआ अच्छा, है। एक इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आता है, एज अ मेल साइकोलॉजी जो आपके पास आज जैसे आता होगा, एज अ फीमेल साइकोलॉजी, क्या दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो सकता है? देखिए, ये विषय भी ऐसा है जिसके बारे में एक सटीक राय
शायद ही अभी कोई देख पाया हो। अगर हम पीछे जाएं तो वहाँ सेक्स को लेकर के कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। हम जीव जंतुओं से, वनस्पति से, हर चीज से जुड़े हुए थे। हमारे पास ऐसे शास्त्र थे जिससे कभी इसकी समस्या ही नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदली और हमने इसको एक टैबू की तरह देखा, तो स्थितियां थोड़ी अलग निकली कि सेक्सुअल डिजायर क्या होती है, और स्त्री और पुरुष की सेक्सुअल डिजायर अगर हम दोनों का पैमाना माने तो क्या होगा। तो पहली चीज ये है कि सेक्स है क्या। सेक्स या संभोग की अगर हम बात करें और पति पत्नी और परिवार के हिसाब से चीज को मापें, तो पति की जिम्मेदारी होती है कि वो पत्नी की इन 4 जरूरतों को पूरा करे। भावनात्मक, शारीरिक। शारीरिक में 3 तरह की, खाना पीना, भोजन और एक अच्छा घर, और तीसरी है संभोग। इसीलिए हमने ये व्यवस्था बनाई। तो इसमें जिम्मेदारी पुरुष की होती है कि वो उसकी ये 4 जरूरतें पूरी करे। क्या ऐसा फैक्टर है, अगर आप बोल रहे हो आज की डेट में जहाँ डिवोर्सेज आपके पास 80% काउंट होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उस 80% में से 40% तो रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो, जैसे कि कोई एक पुरुष है और उसकी शादी हुई और वो नपुंसक है। ज्यादातर इस फैक्ट को छुपाया जाता था, क्योंकि इसमें एक पुरुष के साथ भी समस्याएं घटित होंगी। ऐसे ही अगर पुरुष की परफॉर्मेंस सही नहीं है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं है, सही नहीं है, तो इसको भी छुपाया जाता है। या फिर पति और पत्नी के बीच में ये खुलासा होता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल है। ये ऐसे कारण हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको तलाक की अर्जी में भी शामिल नहीं करते लोग। ये इतने गहरे हैं। अगर अचानक से किसी पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट नहीं, वो डील करना ही नहीं आता उसको। या तो वो उसको काट देगा, मार देगा। क्योंकि मैं एक लॉयर हूं, तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि जैसी अचानक ऐसी बात हमारे, मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां पे अगर अपनी सिस्टर के बारे में भी कुछ पता चल जाता तो उसको मार दिया जाता था। तो हमारे देश में तो इस तरीके का रहा है। मतलब कि पुरुष की जो भावना इन चीजों से जुड़ी हुई है वो बहुत गहराई के साथ लेकिन जुड़ी इसका हुई एक है। बहुत बड़ा रीजन ये भी तो है ना कि यू आर नॉट ओपन टू डिस्कस। आज मुझे मेरा खाना खा रहा हूँ, मेरा पेट नहीं भरा और मैंने कहा कि मुझे 2 रोटी और चाहिए, तो मुझे चाहिए 2 रोटी। अब अगर मैं ये डिस्कस ही नहीं कर सकता, मुझे घर रोटी मांगना बुरा है। देखिए, एक पत्नी जब अपने पति को ये बोले कि तुम्हारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और एक पुरुष को बचपन से ये बताया गया हो कि तू मर्द है, अब आप बताइए उस पुरुष के साथ क्या होगा। क्या वो अपने मित्र से साझा कर सकता है, यार मेरी सेक्सुअलिटी ऐसी है। लेकिन जब अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे, पहली बात तो ये है कि अगर एक पत्नी ये बात कहती है तो पति इसको समझ पाएगा या नहीं। नहीं समझ पाएगा बिकॉज ऑफ मेल ईगो। तो प्रश्न ये है कि भाई किसकी डिजायर ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं कि पति की जिम्मेदारी बनती है पत्नी की जरूरत को पूरा करने की, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे शारीरिक है। लेकिन वो जरूरत जब तक पता नहीं हो तो पूरी कैसे होगी एज अ मेल। अब आप, यही तो समस्या है कि अगर जिस टॉपिक पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या पता होगा कि स्त्री की डिजायर क्या है, खुद की डिजायर क्या है। आज अगर मेरी वाइफ को, मैं तो मेरे ऊपर ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरी वाइफ को एक बहुत लेविश लाइफ स्टाइल चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तो शी विल आस्क मी फॉर दैट थिंग एंड आई कैन प्रोवाइड ऑल द थिंग्स टू हर। बट दैट थिंग कि वो मनी मन सोच रही है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आई एम नॉट अ अंतर्यामी ना कि मुझे पता होगा। कुछ सही है, लेकिन जैसे ही इस बात पे कोई चर्चा होती है तो ये भी पति पत्नी के बीच में दूरी पैदा करता है। अगर पत्नी ने अगर पति से ये बात शेयर कर ली और इस टॉपिक पे बात भी कर लिया, तो हमने देखा है 20 सालों में कि एक पति कैसे अपनी पत्नी से दूरी बना लेता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसके लिए मुझे कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जो केसेस मेरे पास आए। हालांकि मैं इनको साझा नहीं करना चाहता क्योंकि इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जरूरत है कि लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास जो सबसे पहला मामला आया काउंसलिंग में, क्योंकि लोग तलाक में तो फिर भी अपनी चीजों को छुपाते थे, 15-20 साल पुरानी। लेकिन हाल ही में एक केस मेरे पास आया 2017 में। ये ऑनलाइन सेशन था। एक पत्नी अपने पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। और रूट कॉज क्या था? उसकी शारीरिक जरूरत। उसका जो पति है वो एक प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसकी पत्नी हाउसवाइफ है।
12 साल से कभी भी उसको सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं थी वो। ये 5वें सेशन में उसने बताया। हालांकि जब सेशंस होते हैं तो बहुत सारी जानकारियां हमें अपने अनुभव से भी आ जाती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 5वें सेशन में एक महिला ने इस बात पे बात की। और आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे हजारों केसेस हैं जिसमें कि उसने जो बात की और उसने बताया कि उसके पति की जो सेक्सुअल ड्यूरेशन है, सेक्स का ड्यूरेशन है वो 1 मिनट है। अब आप बताइए कि 1 मिनट का सेक्स ड्यूरेशन क्या पत्नी को सेटिस्फाई कर सकता है? और अगर मैं ये कहूं कि 10 में से 8 मामले ऐसे होते हैं जिसमें यही कारण है। हजारों स्त्रियों ने 50 साल में कभी इस बारे में बात तक नहीं की, यानी कि उनकी शारीरिक जरूरत कभी पूरी ही नहीं हुई। और मैं इस बात को आज दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि जब काउंसलिंग क्षेत्र में आए तो ये बात हर 10 में से 8 मामलों में आई। और अगर 25 साल पुरानी शादी है तो मैं और दावे के साथ कह रहा हूं कि उन स्त्रियों की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हुई। मैं ये कहूंगा कि ऑलवेज फीमेल्स आर नॉट सेटिस्फाइड, समटाइम्स मेल आर आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद देयर फीमेल्स। तो मेरे को ये जानना है, मेरे को इस टॉपिक पे ये जानना है कि आपके पास जो यूज टू केसेस हैं वो किसके ज्यादा हैं, मेल्स या फीमेल्स? जब तलाक के मामले आते थे तो ज्यादातर पति ज्यादा आते थे, लेकिन जब से ये काउंसलिंग वाली जब बात आती है तो महिलाएं ज़्यादा हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर इंसान को खुशी चाहिए होती है और उसकी ज़रूरतें जो 4 हैं, उसने अपनी खुशी को उससे जोड़ रखा है। अपनी खुशी को, जैसे कि किसी से बात करना अच्छा लगता है तो उसको खुशी मिलती है, सेक्स करना अच्छा लगता है तो उसको हैप्पीनेस मिलती है। तो कोई उसकी आर्थिक मदद करता है तो उसको उससे खुशी मिलती है, कोई इसकी सामाजिक ज़रूरतें पूरी करता है तो उससे खुशी मिलती है। इसमें से अगर एक भी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो इंसान अपराधी बन जाता है, जिसमें बलात्कारी आते हैं, चोर आते हैं, लूटपाट आती है। अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल आते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल, जब शारीरिक जरूरतों की बात आती है तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। पति पत्नी एक परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो इन चीजों पे बात नहीं होती। और हमारा जो देश है वो इसमें और भी ज्यादा बाकी देशों से अलग है। अब बात ये आती है कि एक स्त्री को नहीं पता है कि पुरुष की क्या डिजायर है। बिल्कुल। ये डिजायर भावनात्मक है या सेक्स की। ना ही पुरुष को पता है कि मेरी पत्नी की ऐसी कौन सी डिजायर्स हैं वो ज्यादा है। अगर डिजायर्स के बारे में पति पत्नी को थोड़ा सा भी नॉलेज हो या उनको गाइडेंस करने वाला हो तो हो सकता है कि जैसे आज बच्चे प्री मैरिज काउंसलिंग लेने आते हैं तो ज्यादातर इन्हीं चीजों पर बात होती है, ताकि भविष्य में ये चीजें मिस ना हो। क्योंकि ये नीड है, ये 4 जरूरतें हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर हम इसको अलग अलग तरीके से बयां कर सकते हैं, कहते यार कैसा लड़का है ये बात ही नहीं करता, कैसी लड़की है ये बात ही नहीं करती, थोड़ा तेज बोल देते हैं तो रो जाती है। यानी कि आप इमोशंस के बारे में नहीं जानते, आप भावनाओं के बारे में नहीं जानते। आज कोई भी किसी को देखो वो दोष देता है पति पत्नी को, उसका पति ऐसा है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन इमोशंस को नहीं जानते कि ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक छोटे भाई को बड़े भाई ने मारा, कोई बात नहीं, जब वो बड़ा हुआ तो वो इमोशंस, वही इमोशंस जो बचपन में पैदा हुए वो उसने बड़े होकर के किए अपनी पत्नी के साथ। अगर ऐसी एजुकेशन हो तो कहीं कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बात कहूँ कि पुरुष की डिजायर ज़्यादा होती है पत्नी की होती है, तो ये कोई एक सटीक फॉर्मूला नहीं है कि किसकी डिजायर ज़्यादा होती है। कहीं कहीं पर हमने ये भी देखा है कि हमारे पास जो मामले आते थे उसमें एक स्त्री ये कहती थी कि मेरा यौन शोषण हो रहा है, यानी कि उसके पति की सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है तो उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है। और अगर पत्नी, ऐसे भी मामले हैं जिसमें कि पति को बुखार आ रहा है और फिर भी उसकी सेक्सुअल डिजायर उसको पूरी करनी है, तो वहां पर अलग स्थितियां होती हैं। तो पति नहीं जा सकता एक वकील के पास, एक पति जाएगा तो उसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। तो जो हमारा समाज का जो दृष्टिकोण है, हमारे जो संस्कार है, बोथ केसेस में मेल आर फॉल्टी। मेरे एक सीनियर हैं जो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं और वे हमारे जयपुर के पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे। उनका एक इंटरव्यू हुआ और एक अखबार की कटिंग मैंने देखी तो उन्होंने एक ही सलाह दी कि अगर पारिवारिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो लड़कों की जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाओ और
साथ में सेक्स एजुकेशन, ये दो चीज। तो जब वो पढ़ा तो उनका भी अनुभव यही रहा कि ये एक ऐसी चीज है जिस पे तलाक होते हैं, क्योंकि हम भी यही कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के आधार पर कि 4 जरूरतें हर इंसान के लिए जरूरी है, और हमने देखा है कि अगर ये 4 जरूरतें पूरी नहीं होती तो इंसान अपराधी भी बनता है, परिवार में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं और तलाक की स्थिति आ जाती है। बट एक मैं सोनम वाले केस की पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें आपका कंक्लूजन क्या बोलता है कि क्या मतलब क्या चीज थी वो जो उसको इस लेवल पे ले गई, मर्डरर बना दिया? देखिए, हाँ, उस केस में देखिए पूरा मेरे पास मटेरियल नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन में ही हम इंसानों का जो मनोविज्ञान है वो डेवलप होने लगता है, बाहरी स्थितियाँ और पारिवारिक ढांचा इसमें काम करते हैं। मान लीजिए 14 साल की उम्र में एक बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें पारिवारिक दबाव की वजह से भी बच्चा नज़रअंदाज कर देता है या छुप करके उनको पूरा करता है। तो आपने देखा होगा जितने भी ऐसे मामले होते हैं उसमें अगर कोई लड़का या कोई लड़की इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो माँ बाप को दोष दिया जाता है कि माँ बाप भी ऐसे होंगे। आपने देखा होगा जब बच्चा गलती करता है तो ये भी कहते सुना होगा कि तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया। तो यानी कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग पे ही सवाल है। तो यहाँ पे भी वही चीज मैं आपसे जो अब तक डिस्कस किया है वही चीजें आ रही हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, पिता क्या चाहते हैं, बेटी क्या चाहती है, दबाव में वो क्या चीजें कर रहे हैं। क्राइम ज्यादातर किसी ना किसी दबाव में ही होते हैं और ये मनोवैज्ञानिक दबाव ज्यादा होते हैं कि आपको सिखाया कुछ है और आप कर कुछ और रहे हैं, तो आप बीच में फंस गए। तो जो कर लेते हैं वो श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि पहले बच्चे भाग करके शादी कर लेते थे, उनकी डिजायर इतनी ज्यादा होती थी कि वो बगावत पे आ जाते थे। फिर धीरे 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 माँ बाप में चेंज आया और आज हर माँ बाप सोचते हैं कि चलो ठीक है बच्चे अपने मनपसंद शादी कर सकते हैं। तो यानी 40 साल लग गए यहाँ तक आते आते। आज का जो समय है वो पूरी तरह से हम लोगों के लिए सुविधाजनक है। मतलब कि हमने आप इतनी सारी सुख सुविधाएं बनाई हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि किन्हीं ज़रूरतों की वजह से ही हम अपनी इंटेलिजेंसी को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कि बुद्धि तो है लेकिन अपने खिलाफ काम कर रहे हैं और यही हो रहा है। इतना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। कितने परसेंट डिवोर्स आप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे देखते हो कि अगर उनको सही परवरिश मिली है, अगर उनको सही एजुकेशन मिला है, अगर उनको सब चीज़ों के बारे में वेल पता है, तो वो चीज़ें खराब नहीं करते, वो चीज़ें वेल चलती रहती हैं, बहुत अच्छे से चलती हैं। देखिए, अगर मैं अपने देश की बात करूं तो मुश्किल से कोई 20-25% ऐसे परिवार होंगे जिसमें कि माँ बाप ने अपने बच्चों की पेरेंटिंग कॉन्शियसली की। मतलब कि एक पिता ने सोचा कि मेरा बेटा ये बने। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनका रिसर्च भी है। उन्होंने 10 बच्चों पे रिसर्च किया और उन्होंने ये कहा कि आप अपने बच्चे को वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो अभी जो हो रहा है वो बच्चे की लर्निंग थी। मतलब कि माँ बाप ने नहीं सोचा कि ये क्या बन रहा है, और हो सकता है माँ बाप भी अवेयर ना हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ये सीख रहा है। आज शायद इस पे ज्यादा बातचीत हो रही है तो लोग रियलाइज कर रहे हैं। और जब हम भी ये बात पहली बार हमने कहा कि माँ बाप हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जिनको पेरेंटिंग करना ही नहीं आता था, परवरिश करना ही नहीं आता था, तो ज्यादातर लोगों को ये चुभने वाला लगा होगा। क्योंकि एक कम उम्र का व्यक्ति जब ऐसी बातें करता है तो लोग इसको नजरअंदाज भी कर देते हैं। अब अपन बात करेंगे सोशल लाइफ की। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब सोशल बचता होगा शायद मेरे हिसाब से। जब आपकी फिजिकल नीड भी खत्म हो गई, जब आपको इमोशन भी नहीं चाहिए, जब आपको कोई सोशली अवेलेबल चाहिए, तो वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी भी लेडी के लिए, किसी भी जेंट्स के लिए। अगर आप 25 और 35 के बीच में हैं तो भावनात्मक शारीरिक जरूरतें हावी हो सकती हैं। ठीक है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, पति पत्नी का रिश्ता आगे बढ़ता है तो बच्चे पैदा होते हैं और हमारा एक पूरा कंप्लीट परिवार बनता है। ठीक है। फिर परिवार से एक समाज बनता है। तो सामाजिक जो जरूरतें हैं वो हमारे जीवन के एक पड़ाव में शुरू होना हो जाता है। सामाजिक जरूरत कैसे? शादी समारोह, आपने देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रखी होती उसको समाज अलग दृष्टि से देखता है। कोई तलाकशुदा व्यक्ति है या स्त्री है तो उसको भी लोग अलग दृष्टि से देखते हैं।
अगर आप पारिवारिक हैं, आप आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आपको समाज में एक सभ्य नागरिक की तरह देखा जाता है। तो समाज ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं, वही हमारी सामाजिक ज़रूरतों में आते हैं। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, हर चीज़ ये इनसे जुड़ी हुई है। हम किसी चोर को घर नहीं बुला सकते। हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी शादी नहीं हुई, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। कोई तलाकशुदा महिला है तो उसको भी तवज्जो नहीं देते। क्या ये गलत है या सही है? देखिए, गलत और सही कहें तो ये समाज ने कुछ चीज़ें बनाई हैं। आज फिर भी लोग इन चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। अगर मैं तलाक रोकने की बात करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि एक स्त्री का तलाकशुदा जीवन बहुत बुरा होता है। अगर तलाक की प्रक्रिया चल रही है और उसकी उम्र 30 है, तो उसकी भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतें बहुत प्रभावी होंगी। और उसी समय अगर वो तलाक की प्रक्रिया में शामिल हुई है, तो आप सोच कर के देखिए कि उसकी ये दोनों ज़रूरतें कैसे पूरी होती होंगी। हो सकता है कि कोई उसका इस्तेमाल करे, हो सकता है सामाजिक लोग उसको अलग तरीके से ट्रीट करें कि इसकी गलती रही होगी। ऐसे ही तलाकशुदा व्यक्ति के साथ भी है। तो हम चाहते हैं कि तलाक के कैसे भी कारण हो, तलाकशुदा जीवन किसी भी स्थिति में अब तक तो सही नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक ज़रूरतों में आता है और समाज सभ्य नागरिक को इसी तरीके से गिनता है। सोशली भी आपने मेरे को बता दिया। अब आपका लास्ट टॉपिक। देखिए, इसमें रह गया है फाइनेंशियली। आपने देखा होगा कि पहले शादियां टिकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी माँ अपने पिता पे फाइनेंशियली डिपेंड थी और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिससे ये शादियां चली। ठीक है। लेकिन आज जब बेटियां शिक्षित हुई तो आज वो आर्थिक रूप से समर्थ हैं। ठीक है। तो आज वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेती हैं अगर उनकी बाकी की 3 ज़रूरतें अगर पूरी नहीं होती, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक ज़रूरतें एक पड़ाव में जीवन में आती हैं। आफ्टर 35 चाहिए। हाँ, तो आर्थिक ज़रूरतें आज इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती लोगों को, लेकिन फिर भी तलाक का एक कारण ये भी है कि महिलाएं बहुत जल्दी तलाक का डिसीजन लेती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदमी सैंडविच बनता है, फैमिली होती है, वाइफ होता है, उनके बीच में पिसता है, करता है। ये किस तरह की साइकोलॉजी और ये किस तरह के केसेस आते होंगे आपके पास? ये सब होने का कारण ये है कि हमारा जो युवा है वो पश्चिमी संस्कृति में फंसा हुआ है ठीक है। और भारतीय संस्कृति को भी फॉलो कर रहा है। जैसा कि मैंने बुजुर्गों के बारे में बोला कि उन्होंने राम को और कृष्ण को फॉलो किया और आज की स्थिति देखें तो हमारा जो युवा है या हमारी जो पीढ़ियां हैं वो पश्चिमी संस्कृति को फॉलो कर रही है। ठीक है। तो जब गर्लफ्रेंड बनाने की बात आती है तो वो अपने लिए कोई एक्ट्रेस की तरह एक लड़की देखता है करेक्ट। और जब शादी की बात आती है तो वो अपनी माँ की तरह देखता है एक भारतीय नारी। तो इन दोनों चीजों के बीच में फंसकर वो कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो शादी में बाद में समस्याएं खड़ी करती हैं। जब शादी के बाद चीजें अलग तरीके से नजर आती हैं, वो आती हैं जनरेशन गैप के रूप में, क्योंकि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उनके बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। एक ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आज का युवा अलग तरीके से देखता है और हमारे जो बुजुर्ग हैं चीजों वो को अलग तरीके से देखते देखते हैं। हैं। तो वो जो तालमेल नहीं है वो भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। तो जब लड़की की पेरेंटिंग अलग तरीके से हुई कि उसको संस्कार कुछ दिए गए तो और पत्नी के साथ वो कुछ और चीजें कर रहा है क्योंकि ये जनरेशन गैप है, तो ना वो इधर अपने माँ बाप को कुछ कह पाता है और पत्नी के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। तो कभी कभी पत्नियां ये भी कहती हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे को प्रायोरिटी नहीं देता, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता अपने माँ बाप के आगे। और पति के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बचपन से ही वो अपने पिता से या माँ के साथ उसके साथ जो जिस तरीके से बिहेवियर हुआ है, रोक टोक की गई है, एक हेजिटेशन भी है और साथ में वो भारतीय संस्कृति को भी लेकर के चल रहा है, पूरे परिवार को लेकर के चल रहा है और इसकी वजह से हो ये रहा है कि वो अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहा है। मतलब कि अपनी पत्नी की जरूरत या उसकी इच्छाएं या उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। देखा जाए तो ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर कि सब लोगों को अवेयर होना चाहिए। आज का युवा, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति में एक युवा अपने पूरे परिवार को एक साथ देखता है जिसमें पिता, उसकी माँ, उसके भाई बहन सभी आ जाते हैं और इस वजह से कभी कभी वो अपनी पत्नी की उपेक्षा कर देता है क्योंकि वो उनको प्रायोरिटी देता है। और यहाँ पर अगर पत्नी को देखा जाए तो उसको यही चीज सही नहीं लगती। इस वजह से ये एक ऐसा इशू है जो तलाक की तरफ भी जाता है और न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ भी जाता है। जब इतनी बड़ी कोई समस्या अंदर ही अंदर चल रही है
और हम पहले ही ये बात कर चुके हैं कि हर किसी को अपनी खुशी चाहिए होती खुशी है, चाहिए होती है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। और ये जनरेशन गैप जब साथ में हो और पश्चिमी संस्कृति की विचारधारा हो, तो वो घर को तो तोड़ेगी ही। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है और अगर वो अर्निंग भी करती है, तो ये स्थिति पैदा होगी ही होगी। कुल मिला के जो भी मैं समझ पाया हूँ वो एक बहुत बड़ा लैक है एजुकेशन का। जी अपन नहीं समझा पा रहे कि तुम्हारे नीड्स क्या हैं, तुम्हारी नॉन नीड्स क्या हैं, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज के लिए यही अपना काउंसलिंग सेशंस आप दे पा रहे हो, इसी तरह से लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट इसमें क्या, अब जैसे अपन ये तो डिस्कस हो गया कंक्लूजन पे, क्या लोग टीनेज लाइफ में भी आपके पास आ रहे हैं अपनी काउंसलिंग के लिए? पिछले 3 साल से अगर मैं बात करूं तो हमने 7 साल पहले एक किशोरावस्था को ह्यूमन लाइफ की गोल्डन स्टेज के रूप में रखा था। यूथ को क्योंकि ह्यूमन लाइफ की सबसे अच्छी अवस्था जो पूरे जीवन के लिए उद्देश्य पर निर्धारित होती है, उसके बारे में बात की। तो आप चाहे राम को देखें चाहे कृष्ण को देखें, किशोरावस्था ही उन्होंने अपने घर से दूर, यानी कि किसी गुरु के सानिध्य में शिक्षा लेकर के की। बिल्कुल। अभी अगर हम इस फैमिली स्ट्रक्चर को देखें तो 14 साल तक बच्चा ज़्यादातर परिवार में ही सीमित रह जाता है। बिल्कुल रह जाता और है। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि उनको सीमित दायरे में रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। तो जैसे ही वो एक उम्र के बाद बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं जिसकी वजह से पिता पुत्र या माँ के साथ वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो होता। पाता। और वो अगर किसी समस्या में भी होता है तो वो अब अपने हम उम्र के साथ होता है। हेजिटेशन। तो यहाँ पर एक काउंसलर की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक बच्चा खास करके किशोरावस्था में उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से घटित होती हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के साथ ही होता है। तो यहाँ पर आज माँ बाप इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से अवेयर नहीं है। कुछ ही जो लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं। तो किशोरावस्था में अभी हम लोग जो चीज़ें कर पाते हैं उसमें पहली चीज़ आती है खुद पेरेंट्स की काउंसलिंग, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर परिवार में माँ बाप के साथ रहते हैं। तो जब भी किशोरावस्था में कोई बच्चा होता है और उनके माँ बाप हमारे पास लाते हैं तो उसमें पेरेंट और चाइल्ड काउंसलिंग रिलेशनशिप को लेकर के हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि पहले माँ बाप के साथ हम लोग काउंसलिंग सेशन लेते हैं ताकि हम बच्चे के बारे में पूरी तरह से चीज़ों को समझें। क्योंकि किशोरावस्था में अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर एक डर भी है। उनको लगता है कि जो पेरेंट्स हमें लेकर के आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, वो हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं जो हम छुपा रहे हैं। तो किशोरावस्था में जब हम काउंसलिंग सेशन लेते हैं तो वहाँ बच्चे बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हो पाते हैं। उनके साथ कनेक्शन बनाने में कम से कम 2 से 3 सेशन बनते हैं, लेकिन इसमें शुरुआत माँ बाप को ही करनी होती है। तो ज़्यादातर माँ बाप पहले सेशन में ही अपना विचार त्याग देते हैं। तो मैं ज़्यादातर पेरेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी किशोरावस्था में बच्चों के साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप काउंसलर के पास जाते हैं तो पहला सेशन आपका ही होगा, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं या बुजुर्ग हैं वो पेरेंटिंग के बारे में कॉन्शियसली जानते ही नहीं है। और वही रीजन है जो ये सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल। अगर हमको किसी ने ये सब चीजें सिखाई होगी तो हम भी आगे सिखा देंगे। जी, तो हम रूट कॉज की बात करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपको बाकी जैसे सोशल मीडिया पे चीज़ें एकदम से बता रहे हैं, देखिए रूट कॉज अगर आपने गलती से भी गलत बता दिया तो एक विचार बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर देगा। अगर सोनम जैसे केस हो रहे हैं या इससे पहले जो सुसाइड केस हुए थे, तो आज ज़्यादातर युवाओं की जो शादी के प्रति जो धारणा है वो बदलती जा रही है। हाँ, nobody can think कि नेक्स्ट जनरेशन विल गेट मैरिड और नॉट। हमको मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि वो लोग शादी करने वाले हैं। देखिए, जब भी कोई किसी की एक शादी टूटती है तो ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं, उनके अपने पुराने अनुभव होते हैं, उस आधार पर वो आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल नहीं बढ़ तो पाते। काउंसलिंग में हमारा एक अर्थपूर्ण सेशन होता है जिसमें कि एक इंसान उन पूर्व धारणाओं से निकले
पुरानी अनुभव से निकले। अगर वो पुराने अनुभव से नहीं निकलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे रिश्ते हो, चाहे बिजनेस हो, या कुछ भी हो। अगर एक बच्चे के साथ बचपन में, एक लड़के के साथ, जैसे कि एक केस आया था जिसमें कि उस बच्चे के साथ उसके कजन ने उसका रेप किया। शादी के बाद उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई। उसे पता ही नहीं था कि वो पति उसमें रुचि क्यों नहीं ले रहा। वो कहती थी कि उसका किसी के साथ अफेयर होगा, मतलब कि उसके दिमाग में अपने पति को लेकर के क्या क्या चल रहा है। जबकि प्रॉब्लम क्या है, बचपन का एक ट्रॉमा है कि बचपन में कोई घटना घटित हुई, उस घटना से प्रेरित होकर के जब उसकी शादी हुई तो वो अपनी वाइफ के साथ सेक्स ही नहीं कर पाया। और पत्नी क्या सोच रही है, या तो इसका किसी के साथ अफेयर है या मैं इसको पसंद नहीं हूँ। जब वो काउंसलिंग में आया तो असल वजह का पता चला। तो काउंसलिंग सेशन कॉन्फिडेंशियल होते हैं और इसमें ज़्यादातर हमें भी उम्मीद होती है कि हमारा जो क्लाइंट है वो खुद के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, मतलब कि खुद के साथ ईमानदार रहेगा, क्योंकि खुद पे काम करना है। तो इसलिए काउंसलिंग सेशन सबसे एक कारगर चीज है। इसमें व्यक्ति उन चीजों पर बात करता है जिनको टैबू की तरह देखा जाता है। इसीलिए हम इसको जारी रख रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज कम है कि लोग अपनी बात को पूरी तरह से सामने रख पाएं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो एक आदमी को मर्द से कुछ भी बना दे, और कोई भी मर्द इस बात को बात नहीं करेगा। और अगर पत्नी करती है तो वहां पे भी एक दुनिया बनती है। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, पिछले 20 साल का अनुभव इसमें रहा है, तब हम इस बात को कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन अबाउट काउंसलिंग, मैरिजेस, डिवोर्स, फैमिली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम एंड मच मोर थिंग्स जो हमने डिस्कस की। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कुछ भी चीज़ ब्रेक करके किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्कस करो, अपनी नॉलेज स्प्रेड करो, कोई प्रॉब्लम है तो ओपन अप करो लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी के साथ, पति है तो पति के साथ, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ। हर चीज़ डिस्कस करने से रिजॉल्व हो जाएगी। इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल, तुमको लगता है कि ये चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती है, तो बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, सर भी हैं। आप इनके इंस्टाग्राम चैनल पे जाके इनको फॉलो कर सकते हो, हमारे को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच हमको इतना प्यार देने के लिए, हमारे एपिसोड्स को एंजॉय करने के लिए। हमारे एपिसोड्स हर फ्राइडे सैटरडे आ रहे हैं, आप लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारे को कमेंट करके बता रहे हैं। वी आर रियली ग्लैड कि हमको इतना प्यार मिल रहा है। ऐसा प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग अस, थैंक यू सो मच फॉर प्रमोटिंग अस, एंड मिलते हैं हर फ्राइडे हर सैटरडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग।